नमस्कार। वो अचानक लाइट चली जाने की वजह से अचानक क्लास बीच में से गायब हो गई थी, ठीक है ना? तो मैंने वो उसका ऑन नहीं कर रखा था बटन, ठीक है? तो चलो वापस अपन छठे प्रश्न की व्याख्या पर बातचीत कर रहे थे कि ऐसे लेख जो पत्थर पर लिखे जाते हैं या ऐसे लेख जो पत्थर पर उत्कीर्ण किए जाते हैं उन्हें ऐसे लेख जो पत्थर के ऊपर उत्कीर्ण किए जाते हैं उन्हें अभिलेख कहा जाता है या फिर कठोर सतह के ऊपर लिखे जाते हैं, ठीक है ना? क्या होता है? कठोर सतह के ऊपर लिखा जाता है, बट इसकी सतह गायब हो गई है। क्या हो गया है इसको? ओके, शायद तो हो जाना चाहिए। इसकी सतह को क्या हो गया? हाँ, ये रही। तो अब आगे देखते हैं, कथन दो सही है, कथन एक गलत है, ठीक है ना? अभिलेख राजाओं और रानियों के या फिर अन्य लोगों के आदेशों के ऊपर उसको उत्कीर्ण करवाया जाता था, ठीक है ना? चलो सातवां प्रश्न देख लेते हैं। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया? अशोक का एक कंधार से अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो वो कौन सी लिपि के अंदर लिखा गया है, तो वो देखते हैं। तो अरामिक लिपि और ब्राह्मी लिपि नहीं है, ये बात तो नहीं है। यूनानी और ब्राह्मी नहीं, देवनागरी और तमिल नहीं, नहीं अरामिक है लेकिन उसके साथ में यूनानी भाषा है, ठीक है ना? तो इसके अंदर 7 के अंदर डी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। अशोक का कंधार से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें जो यूनानी और अरामिक नामक दो विभिन्न लिपियों और भाषाओं का अपने को उल्लेख देखने को मिलता है। अब 8वें अध्याय 8वें प्रश्न के बारे में देखो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियों के आगे ई के रूप में यानी ईसा पूर्व मानी जाती है। ओके, यानी जो ईसा के जन्म से पहले की जितनी भी डेट है उनके आगे ऐसे लिखा जाता ई पू, ठीक है? और कारण वर्ष की गणना ईसा धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यस, तो 8वां जो ऑप्शन है इसके अंदर कथन ए सही है और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण बिल्कुल सही है। कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, क्योंकि ए जो है वो आपका बता रहा है और आर जो है वो उसकी व्याख्या कर रहा है। तो इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है ए वो बिल्कुल राइट है। अब व्याख्या देख लो कि विकल्प ए सही उत्तर है। ईसा मसीह के जन्म की तिथि से पूर्व जो गणना है वो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। और ई मतलब जो ईसा पूर्व होता है इसको बोला जाता है अंग्रेजी में बिफोर कास्ट, अंग्रेजी में लिखा जाता है बीसी, ठीक है? और हिंदी में वर्तमान तिथि प्रयोग में ई का चलन है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एंड डोमिनी, ठीक है ना? ईडी एक तो लिखा जाता। अब देखो ये थोड़ा उल्टा सीधा हो गया तो आप इसको ध्यान रखें भाई। ये जो ईपू लिखा जाता है ना इसको तो बोला जाता है बीसी, जिसका मतलब होता है बिफोर कास्ट यानी ईसा के जन्म पहला। और एक लिखे खाली ईस्वी यानी ईसा के जन्म पछे। और बिना अंग्रेजी में के एंडी डिमो के एनो डेमिनी, ठीक है ना? तो इन्हें ईस्वी लिखो और अंग्रेजी में लिखे ई डी, अंग्रेजी में के लिखे ई डी और इंग मतलब के एनो डेमिनी यानी ईसा के जन्म के बाद। बी का अर्थ बिफोर कॉमन एरा तथा सी का अर्थ ई कॉमन एरा यानी बी का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है, ठीक है? ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 9वें प्रश्न के अंदर नर्मदा घाटी आरंभिक कृषि के अवशेष मिलते हैं, ठीक है? गारो पहाड़ियां शिकार करना और उसे इकट्ठे करने के साक्ष्य मिलते हैं और मगध पहला विशाल साम्राज्य था। तो देखो इसमें से जो अपने राइट है वो है केवल और केवल ऑप्शन सी, क्योंकि मगध जो है वो अपना विशाल साम्राज्य पहला था। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखो लोग लाखों वर्षों से नर्मदा नदी के किनारे रहते थे, नर्मदा नदी के किनारे रहते थे लेकिन अपने को कृषि का साक्ष्य नहीं मिलते। देखो यहाँ रहने वाले लोग आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्रह करता थे, यानी वे लोग जो अपना भोजन इकट्ठा करते थे। तो भोजन इकट्ठा करने के जो साक्ष्य है वो अपने को नर्मदा घाटी से मिलते हैं, न कि कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ थोड़ी उल्टी सीधी हो रखी है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना जब PDF लोगे तब, ठीक है ना? और आसपास के जंगलों में पौधों के विशाल संसाधनों के बारे में जानते थे और अपने भोजन के लिए जड़ें, फल और अन्य वन उत्पाद कर एकत्रित किया करते थे। वे जानवरों का भी शिकार किया करते थे। और उत्तर भारत में गारो और मध्य भारत में विद्य कगार क्षेत्र जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है जहाँ से कृषि विकास हुआ था। तो ये चीज़ अपन पहले प्रश्न में भी शायद देखे थे कि भाई जो विद्य कगार क्षेत्र है वहाँ से अपने को कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। और जिन स्थानों पर चावल पहली बार उगाए गए थे वे विद्य के उत्तर में स्थित हैं, ठीक है? मगध जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। मगध कहाँ है? बिहार में स्थित है। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे।
इसके शासक जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की, ठीक है ना, उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की, कई राज्य देश के अन्य हिस्सों में भी स्थापित किए गए। तो मगध जो है वो एक शक्तिशाली राज्य था, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी शिलालेखों में केवल लिपियां हैं। देखो, जितने भी जो शिलालेख है उसके अंदर केवल लिपियां हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में शिलालेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण है, नीचे दिए गए कर्ण में सही विकल्प चुने। तो शिलालेख जो है वो बिल्कुल कठोर सतह पर लिखे जाते हैं, तो बी ऑप्शन राइट होगा। हमने देखा है कि शिलालेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण है, इनमें से कई सौ साल पहले उत्कीर्ण किया गया था और इन सभी शिलालेखों में लिपि और भाषा दोनों है। जिन भाषाओं और लिपियों का उपयोग किया गया था वे समय के साथ बदलते हैं और विद्वान जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से इन्हें समझते हैं उन्हें संकेत पठन के रूप में जाना जाता है। तो ये तो थे आपके पहले अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। अब अपना आपके दूसरे अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं उनकी भी बात साथ साथ में करते रहें। तो देखो, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेट खाद्य संग्रह होने के प्रमाण नहीं मिले। देखो, अपने YouTube चैनल के ऊपर एनसीईआरटी के प्रत्येक क्लास की वीडियो अपलोड है, जिसके अंदर पहले नोट्स की बात की गई है, उसकी व्याख्यात्मक क्लास जो मेरे स्कूल एजुकेशन वाला जो यूट्यूब चैनल है लक्स क्लासेस बालोतरा, उसके ऊपर डाली जाती है व्याख्यात्मक क्लास, और उसके बाद में नोट्स एंड जीके और नोट्स एंड जीके के क्लासों के बाद में एमसीक्यू क्लास डाली जाती है प्रत्येक सब्जेक्ट की। जैसे हिस्ट्री का कंप्लीट होती एनसीईआरटी जो अपने एसएसटी के सब्जेक्ट है 6 क्लास के अंदर, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, 6 क्लास की ज्योग्राफी के नोट्स एंड एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, राजस्थान अध्ययन के कंप्लीट हो गए और पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट हो गए। अब वो इतिहास के चल रहे हैं तो क्लास है, तो वैसे वो नोट्स एंड जीके वाली कंप्लीट हो चुकी है, अब एमसीक्यू वाली भी चल ही रही है, ठीक है। तो ये भी 1-2 दिन के अंदर सारी अपलोड हो जाएगी। तो देखो, तो पहले प्रश्न को देखो, कौन सी चीज अपने सही होगी इसमें। खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले, तो नहीं कहां से नहीं मिले भाई, चिरांद से नहीं मिले, ठीक है ना। अब क्या देख लो, भीमबेटका, हुंसंगी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेट व संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं और ये तीनों पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, जबकि चिरांद नव पाषाणिक स्थल है। देखो, चिरांद जो है वो नव पाषाणिक पूरा स्थल है, ठीक है ना। भीमबेटका नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी के किनारे तथा हुंसी और कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। भीमबेटका जो है वो आपकी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, हुंसी और कुरनूल जो है की गुफाएं जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरा स्थल है। देखो, जो स्थान दिए हुए हैं इनमें से कौन से जो है वो नवपाषाणिक पुरा स्थल है, ठीक है ना। तो इसके अंदर सी राइट था ना, ठीक है, चिरांद, ओके। और दूसरे प्रश्न के अंदर जो है वो है कौन से नवपाषाणिक पुरा स्थल है, तो 3 महागढ़ बिल्कुल है, कोल्डी आवाज वो है बिल्कुल है, और दाओ जली हैंडिंग, तो इसके अंदर अपना सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यानी 3, 4 और 5, ठीक है। ओके ओके ओके, वेट 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 निम्नलिखित पूरा स्थलों में से कौन से जो है नवपाषाणिक स्थान है। नवपाषाणिक स्थानों के अंदर ये सारे आएंगे, ये नहीं है, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। मेहरगढ़, बुरजो, महागढ़, कोल्डी हवा और दाउजली हैंडिंग, ये सारे के सारे जो है वो नवपाषाणिक स्थल है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल डी राइट होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो 3 नंबर, पूरा पाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता था, यानी फैक्ट्री साइट कहलाता था, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी को दबाव तकनीकी कहते थे, यानी प्रेशर वाली जो सिस्टम में आता था वो कहा जाता। तो देखो, पूर्व पाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तीसरा जो प्रश्न है इसके अंदर देखो, पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान जो है वो उद्योग स्थल कहलाता था, ठीक है, यानी फैक्ट्री साइट कहलाता था, ठीक है।
और उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है कि पत्थर के इन औजारों के निर्माण के अंदर जो प्रयुक्त होता था, पत्थर के निर्माणों के औजारों के अंदर प्रयोग की जाने वाली तकनीकी को दबाव सल्क तकनीकी कहा जाता है था, प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता था। तो कथन 1 भी राइट है और कथन 2 भी राइट है, तो इसके अंदर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही। और इसकी व्याख्या देख लो कि उपयुक्त दोनों कथन सही है। पूर्व पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते थे, और कभी इन स्थलों पर अधिक समय तक कभी लोग रहा करते थे, यानी बहुत सारे लोग हैं वो लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे कार्य करते थे। पाषाण उपकरण निर्माण है तो 2 तकनीकी का प्रयोग होता था। पहली तकनीक का मतलब है कि पत्थर से पत्थर टकराना, पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी स्टोन ऑन स्टोन कहा जाता था। इसमें एक पत्थर को हाथों में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट कर सल्क निकाले जाते थे, ठीक है ना। तो पहली टेक्निक आपको समझ में आ गई। और दूसरी टेक्निक है कि दूसरी तकनीकी, इसको दबाव सल्क तकनीकी कहा जाता है। इसके अंदर क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते थे और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे। तो तीसरे की व्याख्या बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से की गई है, तो आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखो चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाण कालिक स्थल से अपने को प्राप्त होते हैं? तो ये जो स्थान है वो बी है, यानी कुरनूल गुफा जो है वहां से अपने को प्राप्त होते हैं। कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्व पाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। पूर्व पाषाणिक आरंभिक लोग जो थे वो आग से परिचित थे। तो कुरनूल गुफा से अपने को आग से या राख के साक्ष्य मिलते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ जो लोग थे वो आग जलाते थे, ठीक है। आगे देखो 5 नंबर, मध्य पाषाण काल युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई है और घास के मैदान विकसित होने लगे हैं, ठीक है। अब कौन कौन से बदलाव आए हैं वो चीज अपने को इसके अंदर देखनी है, ठीक है ना। तो देखो पहला जो है वो कि बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित हुए। तो ये बात बिल्कुल सही है, 5वें के संदर्भ में ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे बदलाव हुआ तो तापमान में वृद्धि हुई, क्योंकि वहाँ पे आदि मानवों ने क्या किया था, पेड़ पौधों को काटना शुरू किया, तो तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। और इसी काल में मछली भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी, वो भी बिल्कुल सही बात है। और गेहूं और जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो तीनों ऑप्शन राइट है। तो इसके लिए अपना जो क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो इसके लिए जो है वो आपके ऑप्शन तीनों राइट होंगे। तो देखो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन सही है कि बदलावों से तापमान में भी वृद्धि हुई और घास के मैदान बनने लगे। और इसी काल में मछली जो है वो एक महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत बन गई। गेहूं जो और धान है वो अनाज के जो स्रोत है वो प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, इनको उगाया नहीं गया था, ठीक है ना। तो अभी इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि उपयुक्त तीनों कथन सही है। लगभग 1200 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य युग अथवा मेसोलिथ कहते हैं। इस युग में जलवायु में आए बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई है और इससे घास वाले मैदान बनने लगे और घास के क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी आगे बढ़ने लगे। देखो हुआ ये था कि मान लो पहले आदि मानव क्या करते थे, शिकार करते थे, ठीक है ना। तो शिकार करते थे तो ये प्रक्रिया काफी लंबे समय तक चली और उसके बाद में एक स्थिति ऐसी आई कि मतलब इन्होंने जानवरों को पालतू बनाने के बारे में सोचा, ठीक है। तो पालतू बनाने के बारे में सोचा तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने खेती के लिए जो जंगल साफ किए थे तो वहाँ पे घास का मैदान बन गया। तो ये जो जानवर थे वो जंगल से घास के मैदानों में चरने के लिए आते थे। तो उन्होंने इस प्रक्रिया को समझा कि क्यों ना इन जानवरों को मार के खाने की बजाय इनको पालतू बनाया जाए। तो धीरे धीरे ऐसे करके उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, जैसे गाय, बकरी, भेड़, ये सारे चीज़ें थे वो धीरे धीरे पालतू बनाए गए। और मछली इस काल के लिए भोजन का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। गेहूँ, जो धान प्राकृतिक रूप से उगने वाले अनाजों में से एक थे और लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया, वह समय के साथ उन्हें खुद उपजाना सीख लिया।
मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन से 3 कालों के अंदर नहीं आता है? देखो, मानव का जो इतिहास है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है ना, और इसके सुविधा के अनुसार कौन सा है वो इसके अंदर नहीं आता। तो देखो, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बाद में आता है महापाषाण काल। देखो, पूर्व पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल आता है, लेकिन महापाषाण काल, अपन पाषाण काल को 3 भागों में बांट के ही पढ़ते हैं। यानी जहां पत्थर के उपयोग किए जाते थे, पत्थर के उपयोग के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है ना। तो ये 3 काल थे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? पूर्व पाषाण काल, तो एक तो पूर्व पाषाण काल हो गया, दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण, और तीसरा नव पाषाण काल में बांटा जाता है। और महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। तो ये भी ध्यान रखना है कि महापाषाण कोई फिजूल नहीं है। महापाषाण जो है वो दक्षिणी भारत जो है वहां पे विशाल पाषाण के जो खंड बने हुए हैं ना, उनके अंदर समाधियां बनी हुई है, उससे संबंधित है। और मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी जो है वो प्रागैतिहासिक काल में घटित होती है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल यानी चित्रकला के लिए जाना जाता है? यानी ऐसा कौन सा प्रागैतिहासिक काल का जो पूरा स्थल है वो चित्रों के लिए फेमस माना जाता है? तो कौन सा है? तो वो है भीमबेटका। कौन सा है? भीमबेटका। भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कौन से जिले के अंदर? भीमबेटका जो है वो वर्तमान मध्य प्रदेश के अंदर रायसेन जिले के अंदर स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ अवशेष सुंदर उदाहरण में मिलते हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा भाग के शैलकृत गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की है। तो ये दोनों चीज ध्यान रखनी है कि भीमबेटका की जो है वो तो आपके प्रागैतिहासिक कालीन है, और जो अजंता की जो भाग की शैलकृत गुफा है या जो चित्रकला है वो मौर्य काल के बाद की मानी जाती है। और अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चुंग कालीन या सातवाहिन कालीन माना जाता है। सूची 8, प्रश्न संख्या 8 के अंदर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और महापाषाण काल का टाइमिंग क्या क्या है। तो 8वें प्रश्न के अंदर अपन बात करें तो जो आपका ए नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ए नंबर का जो क्वेश्चन, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले पूर्व पाषाण काल को कहाँ से, इसमें जो ऑप्शन राइट है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। इसमें जो ऑप्शन जो राइट है वो है कौन सा प्रश्न है ये? 8वां प्रश्न, ठीक है। 8वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन राइट है ए, ठीक है ना, ए ऑप्शन राइट है। तो ए का जो मिलान है वो 2 के साथ करना है, बी का 3 के साथ करना है। ए का मिलान है वो 2 के साथ, बी का मिलान 3 के साथ, और 4 का मिलान जो है वो सी के साथ, 4 का मिलान सी के साथ, और इस तरीके से करके आप इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्व पाषाण काल लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व के दौरान माना जाता है। यानी जो पूर्व पाषाण काल है उसका टाइमिंग है वो 20 लाख से वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 12,000 से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। और उत्तर पाषाण काल है जो नव पाषाण की शुरुआती काल मानी जाती है, जो 10,000 वर्ष पूर्व से मानी जाती है। महापाषाण काल का संबंध दक्षिण भारत के बड़े शिलाखंडों से बनी समाधियों से है। तो ये ध्यान रखें, महापाषाण काल है वो दक्षिण भारत के अंदर बड़ी जो शिलालेख खंड बने हुए हैं समाधियों के, उनसे संबंधित है। और इसका काल 500 से 100 अर्थात 2500 से 1900 वर्ष पूर्व माना जाता है। उसके बाद में 9वां प्रश्न है वो देखो, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, उपयुक्त में से किस कालों के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था? ऐसा कौन सा काल है जिसके अंदर के जो जितने भी औजार प्राप्त हुए हैं उसको अपन माइक्रोलिथ नाम देते हैं? तो माइक्रोलिथ जो है वो केवल और केवल अपने
2 नंबर वाले जो मध्यकाल के अंदर जो प्राप्त होते हैं उनको माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो केवल और केवल बी ऑप्शन अपना है वो राइट होगा। ठीक है, अब व्याख्या देख लो। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण का काल कहा जाता है। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है या फिर इनको लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे या फिर हंसिया या फिर आरी जैसे औजार मिलते हैं जो साथ साथ पूर्व पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए गए थे। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान यही रखना है कि यहाँ जो औजार मिलते हैं उनका नाम माइक्रोलिथ है और जो जिस काल के अंदर पाए जाते हैं उसको अपन मध्य पाषाण काल कहते हैं। और 10वें प्रश्न को देखो, हुंसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो कथन है उन पर विचार कीजिए। हुंसी से पूर्व पाषाण युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे। तो 10वें के अंदर जो ऑप्शन है वो केवल एक राइट है, यानी जो कथन एक है वो सही है। हुंसी कर्नाटक में स्थित एक पूर्व पाषाण कालीन स्थल है और यहाँ से प्राप्त कुछ पूरा स्थलों में से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिले हैं। और हुंसी में अधिकांश औजार जो है वो चूना पत्थर से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थर से बनाए जाते। तो 2 कथन है वो गलत है। पहला कथन है वो राइट है, चूना पत्थर। ध्यान रखें, ऐसा कौन सा पूर्व पाषाण कालीन स्थल है या कौन सा पूर्व पाषाण कालीन जगह है जहाँ पे जो औजार बनाए जाते थे वो मुख्यतः चूना पत्थर के बनाए जाते थे। तो इसके अंदर आपका जो है वो हुंसी आएगा और हुंसी जो है वो आपकी कर्नाटक के अंदर स्थित है। नेक्स्ट जो आगे के प्रश्न है 11 से वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।